का रेवेन्यू आया। और उस टाइम पे ऐसी हम्म। कंडीशन थी कि हमारे घर पे रिचार्ज करवाने तक के पैसे नहीं थे। समय अभी दूर है, समय अभी दूर है, समस्या भरपूर है। समय अभी दूर है, समस्या भरपूर है। और रास्तों पर हैं हम, रास्तों पर हैं हम, मंजिलें कुछ और है। समय अभी दूर है, समस्या भरपूर है, रास्तों पर है हम, मंजिलें कुछ और है। अब ध्यान से सुनिएगा। बदल जाते हैं राही अक्सर अपनी मंजिल से पहले। बदल जाते हैं राही अक्सर अपनी मंजिल से पहले। हम क्या वो तो नहीं जो कोई और है। फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आई होप कि सबको सबको सब किसी का अच्छा चल रहा होगा। कोरोना वायरस लाइक सिचुएशन है, और uh, मतलब खुद को कंट्रोल करना समटाइम इट्स लाइक मुश्किल है। लास्ट ईयर में तो वैसे लोग एंग्जाइटी में थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज सब कुछ बंद हो गया है। एंड फिर भी लाइफ चल रही है, बिकॉज हमें लग नहीं रहा कुछ बंद हो गया है, है ना। मतलब हम तो अभी दुनिया में है ना, बट ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। सो अभी अगेन दोबारा से कोविड हुआ है, और इस बार तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मतलब पिछली बार लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया था, मास्क तो उतार दे थे। बट अभी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लग गए हैं, और बहुत ही कम निकल रहे हैं लोग बाहर, जो कि अच्छा है। बट स्टिल बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत सारा स्ट्रगल कर रही हैं। एंड रियली हम बस क्या कर सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं उनके लिए, बिकॉज भगवान हर चीज़ को समझते हैं, और वो जानते हैं कि कब क्या सही होता है हम लोगों के लिए। तो खैर, आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ से मिलवाने वाला हूँ मैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखी है। और अभी कोविड के टाइम पे तो उनकी हालत और भी ख़राब हो गई थी। मतलब वो मुझे बता रहे थे कि लाइक 2-3 दिन तो वो सिर्फ खिचड़ी और मतलब ये सब खा के लाइक गुजारा कर रहे थे। इतने भी पैसे नहीं घर पे, बिकॉज उनके पापा ऑटो ड्राइवर है। बट what द स्पेशल थिंग अबाउट यश सर इज़ दैट ही इज़ अमेजिंग। मतलब सिंपली ही इज़ अमेजिंग, बिकॉज लाइक आप जब इतनी वर्स्ट कंडीशंस देख रहे हो फाइनेंशियली, जनरली हमें लगता है कि यार लाइक वी डू समथिंग इमीडिएटली। ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग सम इमीडिएटली थिंग्स, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो जॉब कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपना ड्रीम नहीं छोड़ रहे। और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, रीलर्नर। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ही सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि रियली में एक स्टार्टअप स्टार्ट करना, या फिर एक विजन को जीना कैसा होता है, इरिस्पेक्टिव कि आपकी उस समय कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आप मेंटली अगर अमीर हो तो आप अमीर हो, बट अगर आप मेंटली गरीब हो गए तो शायद आप अपनी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब कर सकते हो। सो चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्वागत करते हैं यश दुबे सर का अपने प्लेटफॉर्म पे, और आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स रियली प्लेजर फॉर अस कि आप लाइक हमें टाइम दे रहे हो। वैसे हम आपको कल से परेशान कर रहे हैं। सो इट्स लाइक समटाइम हो जाता है कि लाइक नेटवर्क इश्यूज हैं और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज को ठीक करना है। बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। तो सर मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका जो रीलर्नर प्लेटफॉर्म है, क्या आप उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमें कि मतलब लाइक वो प्लेटफॉर्म कैसे बिल्ट हुआ और आपका क्या विजन है उस प्लेटफॉर्म को लेके। बिल्कुल। और इसको शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लव गोल्स एकेडमी को, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ पर आकर कुछ अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा शेयर कर सकूँ, कुछ बातें कर सकूँ आपसे। तो थैंक यू अमरजीत। अ, तो री लर्नर की शुरुआत, जैसा कि अभी हम जानते हैं, अभी बारिश का समय है, बहुत सारी समस्या हो रही है। तो ऐसे ही मैंने 4 लाइनें लिखी थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि तुम जितना गिराओगे मैं उठ उठ कर आऊंगा। तुम जितना गिराओगे मैं उठ उठ कर आऊंगा। तुम झरझर पानी बरसाओगे मैं खिल खिल जाऊंगा। तुम जितना गिराओगे मैं उठ उठ कर आऊंगा। तुम झरझर पानी बरसाओगे मैं खिल खिल जाऊंगा। और लगा लेना जोर हवाओं का, तूफानों का। और लगा लेना जोर हवाओं का, तूफानों का। तुम जितना कुचलना चाहोगे मैं उतना महकता जाऊंगा। तो बहुत होता है, हमारी लाइफ में परिस्थितियां आती है, बहुत सारी सिचुएशंस आती है, जिनसे या तो हम डिमोटिवेट हो सकते हैं, या फिर हम्म, वहां से कुछ लेसन्स लेके हम उठ सकते हैं, अपने आप को उठा सकते हैं और लोगों को पकड़ सकते हैं। तो रीलर्नर की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई। बहुत सारे फेजेस आए थे। अभी 3 साढ़े 3 साल पहले मैं बीएड में था। तो हम्म। मैं अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहा था।
तो एज एन एजुकेटर मेरे मन में सवाल आते थे कि क्यों ना हम टीचर्स के लिए कुछ करें, एजुकेटर्स के लिए कुछ करें, हमारे यूथ के लिए कुछ करें। क्योंकि इंसान भाग रहा है, और भाग इसलिए रहा है ताकि वो रुक सके, थम सके। लेकिन अगर हम थम जाएंगे, अगर पानी रुक जाएगा तो उसमें बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है। और अगर नदी में बिल्कुल। पानी बहता रहता है तो वो पीने योग्य होता है, इस्तेमाल करने योग्य होता है। तो हमें थमना नहीं है। तो रीलर्नर की शुरुआत भी ऐसे ही हुई कि परिस्थितियां थोड़ी अपोजिट थी। हम ऐसी परिस्थिति में थे कि जब सब लोग नकार रहे थे, हमें हमारे ग्रुप से निकाला गया और बहुत सारी सिचुएशंस हुई। तब मन में बस एक ही सवाल आया कि कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबसे ऊपर उठा दे, इन सारी बातों से मुझे ऊपर उठा दे। कुछ मैं खुद के लिए तो करूँ ही करूँ, साथ में उन लोगों के लिए करूँ जिनको जरूरत है। क्योंकि हम सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद एक समय पर रुक जाते हैं। हमें निरंतर सीखना चाहिए। तो मन में बस एक सवाल आया कि उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जो हमेशा कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। तो रीलर्नर प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। इस प्लेटफॉर्म को हमने इस तरह से शुरू किया कि कुछ था नहीं, तो बस एक लोगो डिजाइन करा मैंने खुद नहीं, और एक ग्रुप बना लिया जिसमें हमारे कुछ करीबी लोग, दोस्त वगैरह 20-25 लोग जुड़े। तो मैंने खुद ने सेशंस देना शुरू करे, अलग अलग मोटिवेशनल टॉपिक्स पे, एजुकेशन से रिलेटेड, और भी जो हमारी दिनचर्या में समस्याएं आती है या फिर जो प्रॉब्लम्स दूसरे फेस करते हैं, तो दूसरे टीचर्स का इंटरव्यू ले लेकर। तो इस तरह से मैंने जब शुरुआत करी, लोग इंस्पायर्ड हुए कि नहीं कुछ अच्छा हो रहा है। तो लोग कनेक्ट होना शुरू हुए, और फिर ऐसे करके हमारी एक टीम भी बनी। और ये अ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये टीम ऐसी थी कि हमने बिना सैलरी के 2 महीने हमारे साथ हमने काम करा, हमारी पूरी टीम ने, सिर्फ मोटिवेशन से। और आज भी वो कनेक्टेड है, इंदौर में वो वर्क कर रहे हैं। तो मैं ओके। भोपाल में रीलर्नर प्लेटफॉर्म को रन कर रहा हूँ, इंदौर में हमारी टीम उस प्लेटफॉर्म को रन कर रही है, अलग अलग कोर्सेज को लेकर। तो अभी बहुत सुंदर रूप से चल रहा है। इस रीलर्नर में हमने एक टैगलाइन दिया है जो बहुत ही डीप मीनिंग के साथ है। रीलर्नर अवेक द लर्नर इनसाइड यू। तो हम मदद कर रहे हैं यहाँ पे कि आइए, आपके अंदर जो सोया हुआ लर्नर है, हम उसको जगाने का प्रयास करें कि कैसे ओके। वो जागे, कैसे वो सीखे, सीखते रहे। तो ये ऐसी शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत तो हमारी बहुत धीमे हुई थी। हमने फ्री में सारी चीजें चालू करी, सारे सेशंस मैं फ्री में देता था, हर चीजें फ्री में हुई। फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया। जब ऐसा लगा कि लोग इंटरेस्टेड हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैंने पर्सनली अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से इंडिया के अलग अलग स्टेट से अलग अलग एजुकेटर्स को कॉल किया, उनको इनवाइट किया कि प्लीज आप आइए और हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको एड्रेस करिए। तो वो बहुत सुंदर रूप से हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से बहुत सारे अलग अलग गेस्ट आए, गेस्ट स्पीकर्स ने हमारे यहाँ पे सेशंस दिए। तो ये एक अचीवमेंट था बहुत बड़ा कि एक कोने में, एक कमरे में रहना। आज भी मेरे माता पिताजी एक कमरे में रहते हैं, और मैं भी उसी कमरे में सोता था, वहीं पे किचन बाथरूम सब वहीं पे। तो लॉकडाउन का समय था, परिस्थिति पूरी विपरीत, कोई जॉब नहीं थी। और पिताजी ऑटो चलाते हैं चूंकि, तो उस टाइम पे भी बच्चे वगैरह बंद थे स्कूल के, कोई माध्यम नहीं, तो जितनी सेविंग्स थी वो चल रही थी। तो जब मैं रेल रनर प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी, तब पिताजी मन ही मन बोलते थे, या फिर कभी कभी ऐसे होता है ना, ताने आ जाते हैं, क्योंकि एक उम्र हो जाती है, अब कमाने खाने की उम्र आ गई। तो बिल्कुल। थोड़ा पिताजी को लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया, कुछ कर नहीं रहा है। तो जब मैंने रील अर्नर की शुरुआत करी, तो पिताजी बोलते, क्या इससे पैसे आएंगे? क्या इतना टाइम दे रहा है, कुछ कमा पाएगा? तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैं नाराज हो जाता था। तो मैं पिताजी से थोड़ा सा ऐसा गुस्से में बोल के बोले, नहीं इससे पैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं सीख बहुत जाऊंगा और सिखा बहुत दूंगा। तो ऐसा मैं बोलता था। तो पापा थोड़ा सा गुस्से में आ जाते थे, फिर मुझसे बात नहीं किए थे वो 2-3 महीने तक, कि ये कुछ तो भी करता रहता है, इसको तो कोई इसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ भी कर रहा है। तब और दृढ़ संकल्प आया कि नहीं, अब तो कुछ करना है। अब पिताजी इस तरह से जब कोई ताने मारता है, तो मेरे को बहुत अंदर से इसकी और आग लगती है। इट्स लाइक अ फ्यूल, इट एक्ट्स लाइक अ फ्यूल विद इन माई हार्ट। तो वो डिटर्मिनेशन की आग और ज्यादा बढ़ जाती है अगर कोई ताने मारता है, कुछ मेरे को चैलेंज करता है। तो मैंने पिताजी का चैलेंज एक्सेप्ट करा। मतलब नहीं, अब कुछ करके बताएंगे, अब रेवेन्यू जनरेट करके बताएंगे। तो ये सब फ्री में चल रहा था। तो मैंने जब समस्या देखी, अलग अलग लोगों को इनवाइट करा कि आप भी आके बोलो भाई, हम आपको सिखाते हैं कैसे बोलना है।
तो लोग बोल नहीं पाते थे। तो उनके अंदर जो स्पीकिंग स्किल्स है वो दैट मतलब उस लेवल पे नहीं थी, वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं इनको थोड़ा सा स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बताऊं, जो मैंने हम्म सीखा एटलीस्ट जितना मुझे पता है मैं उतना लोगों तक पहुंचा पाऊं। तब ऐसा हम्म हुआ तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू जनरेट करने की सोची कि थोड़ा पिताजी को अच्छा लगे कि कुछ कर सकता हूं मैं। तो मैंने हम्म डीईडी, डेली इंग्लिश डोज करके एक 30 दिन का प्रोग्राम स्टार्ट किया, कोर्स स्टार्ट किया, जिसका आइडिया मुझे टीवी देखते देखते आया। जब मेरे पिताजी टीवी देख रहे थे मैं बगल में बैठा हुआ था, तो मेरे मन में आया कि जब टीवी वाले चैनल वाले अलग अलग जो डिश टीवी टाटा स्काई जब ये 1 रुपए में 24 घंटे कलर्स दिखा सकते हैं, नो इंडिया टीवी दिखा सकते हैं 1 रुपए में एक दिन में, तो मैं हम्म, 2 रुपए चार्ज करके क्या आधे घंटे इंग्लिश नहीं सिखा सकता? बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने 2 रुपए से शुरुआत करी। मैंने दो हम्म रुपए मिनिमल चार्ज रखा पर डे के हिसाब से। तो 30 दिन का कोर्स था, तो 60 रुपए पर आदमी के हिसाब से मैंने चार्ज करा कि मैं रोज आधे हम्म, घंटे समय दूंगा। तो मन में ओके। कि ये सवाल आया था, लोगों ने बोला भी कि यार इतना कम चार्ज, इतने सारी चीजें बताएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। जब मैंने थोड़ा डिस्कस करा तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि हाँ शुरुआत छोटी है, लेकिन अभी मैं भी कहाँ सीख रहा हूँ, मैं भी तो सीख ही रहा हूँ, और ये तो जस्ट हम्म एक स्टार्ट है, देखते हैं क्या होता है। तो पहली बार हम्म 20-21 लोग ज्वाइन करे, और जब ज्वाइन करे तो मेरे पास लगभग 1300 का रेवेन्यू आया। और उस टाइम पे ऐसी हम्म कंडीशन थी कि हमारे घर पे रिचार्ज करवाने तक के पैसे नहीं थे। हम सब जो पापा मम्मी भाई बहन हम खिचड़ी खा रहे थे पिछले 1-2 हफ्तों से, सुबह शाम सिर्फ खिचड़ी मूंग की दाल रोटी, खिचड़ी मूंग की दाल रोटी। तो लाइफ में वो गरीबी क्या होती है जो सुनी थी, वो अभी फील कर रहे थे। तो वो हम्म, सिचुएशन बड़ी गंभीर थी। तो वो उस टाइम पे 1300 रुपए, वो जो 2 रुपए जब 60-60 रुपए करके एक एक करके गूगल पे में आ रहे थे, तो हर 60 रुपए में एक उत्साह मिल रहा था कि अरे नहीं, लोग भरोसा कर रहे हैं, कुछ करना है, कुछ इनको देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हम्म, तो फिर मैं बिल्कुल। पीपीटी बनाना शुरू करा, कंटेंट कलेक्ट करना शुरू करा। मैंने बोला कि अब वो पे कर चुके हैं, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं 30 दिन उनको अच्छे से सर्व करूं, क्योंकि उन्होंने हम्म, पेमेंट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे मुझे 1 रुपए की कीमत मुझे उस टाइम पे फील हो रही थी, तो मुझे समझ में आया कि जब कोई मुझे 60 रुपए पे कर रहा है तो वो 60 रुपए कितने कीमती। हम्म तब मैंने ऐसे शुरुआत करी तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर उसी के बाद उन्हीं लोगों ने 12-15 लोगों को और बुलाया, तो वो डेड टू चालू हुआ हमारा। तो वो भी फिर हम्म मैंने 1 महीने और कंटिन्यू करा। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन जो आधे घंटे में समय देता था मैं लोगों को, उस 1 महीने में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। सबने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, सपोर्ट किया। तो वो सबसे पहला मोटिवेशन था, एक एक किक थी मेरी लाइफ में कि नहीं, कुछ कर सकता हूं मैं भी अब। हम्म नौकरी अपनी जगह पे, नौकरी तो फिक्स्ड इनकम देगी, वेरिएबल इनकम के लिए भी मैं कुछ कर सकता हूँ, और लोगों को सर्व करने के लिए भी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हम्म तब मन में एक संकल्प आया कि नहीं, ये रीलर्नर प्लेटफॉर्म में मिनिमल चार्ज करेगा जितनी हमारी नीड है, और उसमें डबल सर्व करेगा हम्म, कि जो लोगों को चाहिए वो तो, और जो लोगों को और बेहतर क्या बना सकता है। तो ऐसे एग्जैक्टली। करते करते रीलर्नर को आगे बढ़ाया, और फिर हमारी होम ट्यूशन वगैरह मिल गई, तो फिर ये रुक गया था। लेकिन जब से मैं भोपाल आया हूँ तब से फिर यहाँ पे इसको नई हाइट मिली है, और अच्छे से हम बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज लॉन्च करें। कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स फॉर यूथ्स, कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स फॉर किड्स। तो ऐसे हम्म करके अभी प्लेटफॉर्म बहुत सुंदर रूप से वर्क कर रहा है, और हमारा अभी लास्ट रेवेन्यू 10,000 रुपये का जनरेट हुआ है, जो 2 रुपए हम्म से शुरू हुआ था, तो अभी 10,000 पे आया है। और आगे हम और प्रयास कर रहे हैं कि इसको एक टाइम पे 1 लाख तक पहुंचाएं, हम्म। और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्व कर सकें। सो बेसिकली सर, ये आपके प्लेटफॉर्म पे किस तरीके के कोर्सेज रहने वाले हैं? मतलब लाइक जस्ट सिर्फ कम्युनिकेशन बेस्ड कोर्सेज रहेंगे या अदर कोर्सेज भी मतलब इंक्लूड करने वाले हो आप प्लेटफॉर्म पे? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपका सवाल बहुत ही उचित है, क्योंकि मैंने सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करी यहाँ पे। यस। हाँ, लाइफ में ऐसा होता है कि हमें हमारी स्ट्रेंथ पे ज्यादा वर्क करना चाहिए। तो अभी जो मेरी हम्म स्ट्रेंथ है मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ कि हाँ मैं थोड़ा कम्युनिकेशन कर पाता हूँ, मैं जो सिखा पाता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमने कांटेक्ट करा है जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, कि आप आइए यूज करिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, आप सिखाइए। जैसे पाइथन कोर्स है, अभी उसके बारे में चर्चा चल रही है, C++ हो गया।
और हम्म। साथ ही में हमने हमारे एक दो मेंबर है उनको बोला है कि आप अलग अलग तरीके से रीलर्नर पे काम करिए। जैसे अभी रीलर्नर होम ट्यूशन की गूगल पे साइट चल रही है, लास्ट ओके। मंथ उस पे आई थिंक 410 रिव्यूज आए, व्यूज आए। तो उस हम्म। तरह से भी अलग अलग जगह पे काम चल रहा है। एक मोटो ये है कि हम उन लोगों तक पहुंचे जिनको वाकई में जरूरत है, और हम चार्ज हम्म। उतना रख रहे जितने में वो हमारे कोर्स की वैल्यू रख सके, वैल्यू कर सके। नहीं तो क्या होता है कि अगर फ्री में बांटते हैं तो लोग फिर उसकी अहमियत नहीं करते। तो सिर्फ हम्म। चार्ज उतना कर रहे हैं जितना लोग समझ पाए कि नहीं वो दे सके और वैल्यू कर सके कि उन्हें क्या मिल रहा है। एग्जैक्टली। और मेहनत तो पूरी कर रहे हैं उसमें कमी नहीं छोड़ रहे। ओके, बेसिकली मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लीलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्यूचर में आके बहुत सारे कोर्सेज लाइक जुड़ने वाले हैं और बहुत तरीके से वो एक्सपेंड करने वाला है। सो इट्स लाइक स्टार्टिंग डेज ऑफ लीलन। लाइक बहुत अमेजिंग लगी मुझे स्टोरी। पर सर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि लाइक आपने बीटेक करी, फिर आप बीएड चले गए, और फिर अगेन आप अभी बता रहे हो कि जैसे मतलब कोई अगर बच्चा सुनेगा कि आप इतने अच्छे कॉलेज से भोपाल से पास आउट हो एंड देन आपने बीएड करी और अभी भी आपके घर में सिचुएशन ऐसी थी, सो ये मतलब ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे क्रिएट हुई? आपने अचानक से बीटेक से बीएड क्यों शिफ्ट किया? मतलब ये थोड़ा अजीब सा था सुनने में। एक्चुअली जैसे मेरा तो ठीक है, आपका भी लाइफ में होगा, जो सुन रहे हैं उनका भी लाइफ में होगा, हम्म। और जो आगे सुनेंगे उनका भी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा। तो जब भी कुछ होता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जानकर, जब मैं भी कुछ होता है तो ये लाइफ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो वो बिल्कुल सारे बिल्कुल। कारण मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये शुरुआत सिर्फ बीटेक या फिर बीएड तक ही नहीं है, ये शुरुआत 10th से हुई थी। जब मैं हम्म। 10th क्लास में था, वो एक ऐसा फेज था मेरी लाइफ का कि जब मैं लाइफ में एक गलत डायरेक्शन में तो जा ही रहा था, साथ में मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे मन में था कि मेरे को सीए करना है, सीए करूंगा। मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था, और मेरे को ना आईआईटी जेई के बारे में पता था, ना कोई क्या एग्जाम होती है दुनिया में, क्या चलता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपनी मस्ती में हम्म। मगन थे, और बस मन में था कि सीए करना है, क्योंकि सीए के बारे में पता हम्म। था अकाउंट्स होता है इस तरह से, बड़ी बड़ी फर्म्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करना होता है, इस तरह से बस मन में था कुछ। हम्म। तो वो एक ऐसी परिस्थिति ही थी कि जब मैं 10th क्लास में था, तो हम हमारे दोस्तों के साथ बहुत घूमते थे और मस्ती करते थे, उल्टी सीधी हरकतें करते थे। तो पढ़ाई को साइड में रखकर हम यही सब करते थे। तो हम प्री बोर्ड में फेल हो गए, और बोर्ड में हम्म। हमारे मैथ्स में डी ग्रेड आई थी। ओके। तो ये थोड़ा घर वालों को झटका लगा, हमारे टीचर्स को झटका लगा, बोले अब क्या होगा, क्योंकि वो थोड़ा हमें अच्छा समझते थे कि ये कुछ कर सकता है, कुछ करेगा, अच्छा पढ़ेगा। और ये हम्म। सबसे बड़ी समस्या होती है कि स्टूडेंट के जीवन में, कि वो बेचारा हम्म। जो कर सकता है उसको तो छोड़, उससे डबल एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं। पेरेंट्स हो गए, हम्म। टीचर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, सबसे ज्यादा रिलेटिव्स। तो हम्म। अगर कोई स्टूडेंट ये चीज अगर सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलेटिव की बातों को साइड में ही रखें, थोड़ा अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बहनों को केंद्रित में करें, और खुद की लाइफ को, खुद के सपनों को ज्यादा केंद्रित करें। तो ये था उस टाइम पे। तो मेरा सब्जेक्ट लेने का कोई मूड नहीं था कि मैं पीसीएम सब्जेक्ट लूं या साइंस बैकग्राउंड लूं, क्योंकि मैं हालत जानता था आगे जाके अगर इंजीनियरिंग करने का मौका लगा तो परिस्थितियां बदल रही हैं, इंजीनियर्स की डिमांड नहीं है इतनी कुछ, इतना हम्म। कुछ ग्रोथ नहीं है। तो मेरे मन में आया कि पीसीएम तो नहीं लेना है, सीए करना है तो कॉमर्स लेंगे। और पढ़ते पढ़ते 10th तक पसंद आ गया था बायो। तो पसंद था बायो, ओके। बनना था सीए, और परिस्थिति ऐसी बनी कि मिल गया पीसीएम। ओके। और वो पीसीएम लेने के पीछे भी एक कारण है कि जो हमारे घर वाले थे, तो हमारे पिताजी ऑटो चलाते हैं, घर पे कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं और किसी को इतनी उम्मीद नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, ये उनका सपना था। हम्म। तो ये एक बात रहती है लाइफ में कि ठीक है, हमारे माता पिता हैं, उनके अपने सपने हैं, और जो बच्चे अपने माता पिता के सपने पूरे करते हैं वो तो मैं उनको सलाम करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर एक अलग आग जल रही होती है, और अगर हम अपने सपनों के पानी से उसको बुझा दें, तो फिर वो बच्चा शायद जितना कर सकता है, जितना बेहतर बन सकता है, वो उतना ना बन पाएगा। वो सिर्फ आपके सपने पूरे करने में लगा रहेगा और जैसे तैसे पूरा कर देगा। उसके मन में एक हम्म। उत्साह नहीं रहेगा, उसके मन में एक
मोटिवेशन नहीं रहेगा कि वो कुछ कर पाए लाइफ में, क्योंकि अभी हमने अपने हम्म सपनों से उसके जो सपनों की आग है उसको बुझा दिया। हम्म तो ये एक तरफ पानी और वो दूसरी तरफ आग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, जो कि ठीक था। ठीक है, पिताजी ने जीवन में इतना कुछ किया है, हमने देखा है हमारी आंखों से, जब से मैंने होश संभाला है कि देखा है पिताजी कपड़े नहीं पहनते थे, नए कपड़े नहीं खरीदते थे, और मांग के कपड़े पहन लिया करते थे, ऑटो चलाते थे, खुद भूखे रहकर हमको कुछ अच्छा खिला दिया करते थे। तो ये सब देखी थी परिस्थिति, तो मन में यही विचार आया कि ठीक है, पिताजी का सपना है, मैं लेता हूँ पीसीएम। लेकिन फिर एक बात मैंने ठानी कि अब ट्वेल्थ में जाके मैं मतलब ट्वेल्थ के बाद जाके मैं साइंस बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा। ये उस टाइम पे मैंने सोच लिया। तो अब हम्म देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसे मैं 11th में पहुंचा। 11th वाकई में एक मुश्किल घड़ी रही थी मेरे लिए, 11th क्लास, क्योंकि मैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ रहा था। मेरे को 10th क्लास में सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा था पीसीएम, बोल दिया था कि हम्म नंबर कम है, ये नहीं कर पाएगा। और हम्म जब भी लाइफ में आता है नहीं कर पाएगा, तो मुझे गुस्सा आती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि क्यों नहीं कर पाएगा, बोल हम्म कैसे दिया कि नहीं हो पाएगा, करना है भाई। तो जब मेरी प्रिंसिपल थी, उन्होंने बोला कि नहीं कर पाएगा, मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह खराब हो गया। हम्म मतलब अब तो मैं करके बताऊंगा, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब तो मैं करके बताऊंगा, अब कुछ भी हो जाए। हम्म तो हमको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें लिखा रहता है कि अगर 11th में पास नहीं हो पाए तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ओके तो मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है भाई, आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाओ। और टारगेट लिया कि 10th में किन किन के अच्छे नंबर आए, किन के 8 पॉइंटर से ज्यादा है, मतलब अब मैं इनको हम्म फोड़ूंगा। तो उस मोटिवेशन से मैं करना शुरू किया, मतलब अब मैं पढ़ता हूँ। लेकिन समय ऐसे आ गई कि जब 11th शुरू ही हुई थी, उसके 4-5 महीने बाद मुझे कोचिंग से निकाल दिया गया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जहाँ से मोटिवेशन आया पढ़ने का, जहाँ से सारी चीजें पूरी तरह से बाहर हो गए, तो मेरे लिए झटका था। हम्म और ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना, मैं सीखा, अलग अलग जगह से जाके मैंने पढ़ना शुरू किया, अलग अलग टीचर से मैंने फिर रेफर करा, स्कूल में ध्यान दिया। तो मेरे कुछ 70% बने थे 11th क्लास में, जो कि एक बहुत बड़ा हम्म अचीवमेंट था मेरे लिए। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ने नहीं हो पाएगा था, उस पर एक मैंने तमाचा मारा था, प्रिंसिपल को नहीं, जो नहीं हो पाएगा ये शब्द थे, उनको तमाचा मारा था। और इसी मोटिवेशन से 12th में मैंने उन सर से रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मुझे वापस से लीजिए, मैं करना चाहता हूँ, जो भी मैं मुझसे गलती हुई है प्लीज मुझे क्षमा करिए, मैं वापस से मेहनत करना चाहता हूँ, मैं करूंगा। तो उन सर ने हम्म वापस से मुझे बुलाया और हमने फिर वापस से शुरू करी पढ़ाई। हालांकि तब भी हम बहुत मस्ती करते थे, मन थोड़ा ऐसे ही था, चंचल था, इधर उधर मस्ती करना। 12th क्लास में मैं सबसे ज्यादा थिएटर में मूवीज 12th क्लास में ही देखी, 80 से ज्यादा। हम्म और मेहनत भी डबल करी, रात रात भर हम जगते थे, हमारे फ्रेंड का एक रूम था, रात में हम वहां जाते थे, दिन भर कोचिंग में रहते थे। तो मैथ्स की अलग कोचिंग जाते थे, तो इस तरह से मेहनत करी, तो तब जाके पूरी मेहनत के बाद मेरे 81% बने 12th में। और सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स में आए, जो कि 10th में सबसे कम नंबर थे। 90 नंबर मैथ्स में आए, और 10th में मैथ्स में डी ग्रेड थी। तो ये मेरे लिए लाइफ में एक ऐसी पॉइंट थी कि जो मैंने सोचा मैंने उसको अचीव करा। तब हम्म एक रियलाइजेशन आया कि हम जो सोच सकते हैं वो वाकई में कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें भिड़े रहना बिल्कुल पड़ेगा। हम्म बिल्कुल। यहाँ पे सर कुछ लोग जज कर सकते हैं इस चीज को कि अरे ये मतलब जैसे सुनने वाले लिसनर्स कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि अरे ये देखो कितना गरीब परिवार से बच्चा है और ये अपने सपने देख रहा है, अपने माँ बाप के सपने नहीं देख रहा है। बट मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिकॉज अब एक चीज देखिए, 10th से पहले भी हमारी एक लाइफ चल रही है, 10th के बाद हम लोग जस्ट एक नए एक्सपोजर में आते हैं। मतलब 10th के बाद एक कहते हैं ना होश आ गई बच्चे को, अब होश में आने लग गए हम लोग, है ना। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि जब मैं होश में आने लगा तो मैंने अपने पिताजी को देखा था। तो जो होश में आने वाली जो चीज होती है, इसमें भी हम एक्चुअली में लाइफ के नए चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब हमने पहले से कुछ सीख लिया है, किसी ने हमें सिखा दिया है।
सो देयर इज अनदर लाइफ जिसमें हमारे दोस्त आ जाते हैं, जिसमें हमारी सोसाइटी आ जाती है, जिसमें हमारी लोकेलिटी आ जाती है। तो वो मुझे बताइए कि वो कहाँ तक इफेक्ट कर रही थी, आपकी लोकेलिटी, आपके दोस्त कैसे थे, और आप किस माहौल में पढ़ रहे थे, और अभी आप क्या इंसान हो। मतलब बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपने मुझे बताया था वो इंसान एक, मतलब जो उस समय 10th क्लास में जिसको जिसको ऐसी बैकग्राउंड मिली है और आज ये इंसान है, बहुत अलग है। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में रिसेंटली पढ़ा था, कि आपके फेलियर का 30 रीजन बताया था उन्होंने फेलियर्स के। फेलियर का एक कारण ये भी होता है कि आपका बचपन कहाँ बीता है, क्योंकि आप उस बचपन के संस्कार साथ में लेके चलते हो पूरे लास्ट तक। तो वो संस्कार ही आपकी आपके मतलब डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देंगे। तो आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ताकि ऑडियंस को क्लैरिटी मिले कि लाइक ये भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऐसे ही जज कर लो। इसका मैं शुरुआत अगर करूँ तो मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि हमेशा से एक प्रयास था कि इम्प्रूव करना है, सुधरना है। हमेशा से मन में चलता ही रहता है, आज भी चलता रहता है और निरंतर चलता रहेगा जीवन के अंत तक कि सुधरना है। हम्म। तो अगर हम भीगे हुए हैं, पानी के अंदर है, नदी के अंदर है, तालाब के अंदर है, तो हम भीगे ही रहेंगे। अगर हम वहां सोचे कि वहां खड़े खड़े सूख जाएं, अपने आप को सुखा ले, तो नामुमकिन। आपको नदी से बाहर आना पड़ेगा, आपको सूरज की रोशनी में रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा आग के समीप जाना पड़ेगा। तो परिस्थिति ऐसी ही थी उस टाइम पे कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, दोस्त थे, जो माहौल था, वो विपरीत तो था नहीं, लेकिन विपरीत हमने बना दिया। क्योंकि वो बेचारे तो थे जो थे, लेकिन हम उनसे ज्यादा थे। और बहुत ही कम उम्र में हमने देखा कि मैंने जो पान बहार, रजनीगंधा, सिगरेट पीना, ड्रिंकिंग करना, ये सब धीरे धीरे शुरू कर दिया था। मुझे आज भी याद है, पहली बार हमारी क्लास में, मैंने 5th क्लास में पहली बार मैंने ही गाली बकी थी। उससे बाकी लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, हम भी दे सकते हैं। तो क्योंकि मैं था हाइट में भी सबसे छोटा, तो आप देख रहे दुबला पतला आदमी, और उम्र में भी मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उसमें थोड़ा सा छोटा था, 1-2 साल, 1-2 साल। क्योंकि 2-3 थे जो 2-3 बार फेल हो चुके होते थे। और इस तरह से हमारा फ्रेंड सर्कल बना था कि हमें सिर्फ मस्ती से मतलब है, बाकी पढ़ाई तो हो जाएगी, पास तो हो ही जाएंगी। सीसी पैटर्न इतना शानदार था कि पास कर ही देते थे बच्चों को, कोई समस्या नहीं आती थी, ये हमको समझ में आ गया था। तो हम बिल्कुल केवल बिल्कुल। मस्ती पे ध्यान देते थे। तो माहौल ऐसा था कि हम बिगड़े हुए थे, और वो बिगड़ने का स्तर रुक तो नहीं रहा था, लेकिन बढ़ जरूर रहा था। हर दिन हर दिन कुछ ना कुछ हम नया करते थे। आओ आज ये सिगरेट पी के देखते हैं, इसमें कैसा आनंद लगता है। अच्छा, कोई नई सिगरेट आई है क्या? अच्छा, बहुत दिन हो गए ये वाली बॉटल नहीं पिए, जरा आज इसको ट्राई करें। तो ऐसा मतलब ट्राई हो रहा था। हम कहते हैं ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन, लेकिन वो गलत जगह पे ट्राई 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 अगेन हो रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे आगे बढ़ते रहे। लेकिन मन में एक इच्छा ये थी कि जब पिताजी हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे थे, यार सुधरना है, कुछ करना है। दो चीजें मन में चलती थी, सुधरना है और कुछ करना है। तो ये सब होता रहा, तो हम ये सब 12वीं तक करते रहे। और उस टाइम पे यही आनंद लगता था, क्योंकि जब एडोलिसेंस एज रहती है तो हम तो या तो पूर्ण रूप से बड़े हो जाते हैं, ना पूर्ण रूप से छोटे रहते हैं। तो थोड़े थोड़े छोटे रहते हैं, उसका डर बना रहता है, और थोड़े थोड़े जो बड़े होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें करने का मन होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों चीजें रहती हैं। तो इस तरह से चल रहा था, हम बिगड़ने के स्तर पे एक कदम एक कदम एक कदम ऊपर बढ़ते जा रहे थे। अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, अच्छा लगता है। ऐसा कहा जाता है, एग्जैक्टली। नेक्टर इन द बिगिनिंग एंड पॉइजन इन द एंड। तो वो नेक्टर का टेस्ट मिल रहा था क्योंकि बिगिनिंग थी। लेकिन जब ये रियलाइज हुआ कि अब वो पॉइजन बन रहा है, जब हम इंजीनियरिंग में आ गए, देख रहे कि सब लोग ग्रो कर रहे हैं, सब अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, और हम सिर्फ पीने खाने में लगे हुए हैं, गाली बकने में लगे हुए हैं, मूवी देखने में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा पॉइजन फील हुआ कि नहीं, अभी जो नेक्टर था 2-3 सालों तक, वो थोड़ा थोड़ा पॉइजन बन रहा है। तो एक ये रहता है कि हमारा आसपास का माहौल, ये हमारे बाहर का माहौल, और एक माहौल हमारे अंदर का माहौल। और जब बाहर का माहौल अंदर का माहौल मिलते हैं,
सब आपके एक्शंस, एक्टिविटीज, आपका चरित्र, आपके संस्कार, ये धीरे 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 शुरू होने लगते हैं। तो मेरा जो बाहर का माहौल था वो थोड़ा बिगड़ा हुआ था, और मेरा अंदर का भी माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ था, तो वो जब मैच कर गए तो पूरा माहौल बिगड़ गए। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग करने आया फर्स्ट ईयर में, तब मन में थोड़ा थोड़ा अंदर का माहौल बदलना शुरू हुआ, सुधरने की इच्छा जागी, कुछ करने की इच्छा जागी। तो वो बाहर के माहौल से मैच नहीं कर रही थी। तो मैं इंदौर छोड़कर भोपाल आया, और यहाँ पर मैंने कुछ करने का ठाना कि नहीं, अब लोगों के साथ सीखना है। मैं बोल नहीं पाता था, इंग्लिश नहीं बोल पाता था, तो ये अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता था, तो ये सब मैंने सीखना शुरू किया, और इस तरह से फिर मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए। हाँ सर, तो आप जैसा बोल रहे थे मतलब कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, मतलब लाइक मतलब ये वाली चीज हमारी सोसाइटी एक्चुअली निग्लेक्ट करती है, बिकॉज पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि लाइक हम अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा रहे हैं, हम बच्चे को पैसा दे रहे हैं, हम बच्चे को खाना दे रहे हैं, हम बच्चे को कपड़े दे रहे हैं, बट वॉट इमोशनल एजुकेशन, बट वॉट कि वो किन दोस्तों के साथ मिल रहा है जाके, व्हाट अबाउट, मतलब सम टाइम, मतलब अभी मैक्सिमम कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही अवेयर रहते हैं इन चीजों के, जो ज्यादा ही अवेयर हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही स्पून फीडिंग कर देते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निग्लेक्ट में, नेग्लिजेंस में चले जाते हैं, क्योंकि दे डोंट नो कि इस पार्ट को भी कवर करना होता है। सो कहीं ना कहीं एजुकेशन, मतलब कि पेरेंट, मैंने जब रिसेंटली जब ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था, तो उस समय, अब मैं बताता हूँ पढ़े लिखे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिटी में हूँ, एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं ना, जो एकदम बच्चे का बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा। एक तो हो गया आपके लेवल पे, चलो कि हाँ हमारा जैसे आपने बताया कि आपका ऑटो ड्राइवर थे, तो डेफिनेटली लोकेलिटी भी वैसी होगी, क्योंकि हम लोग जनरली सेम लोकेलिटीज में रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जब इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जा रहा था कि सर मुझे सेमिनार देने दीजिए, मैं अपना कंटेंट जो है वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो टीचर्स का मेरे को पता क्या कहना होता था, अब बच्चों को सिखाने से पहले पेरेंट्स को सिखाओ, बच्चों को बताने से पहले पेरेंट्स को बताओ कि भैया उनका बच्चा पगला रहा है, ये जो करवा रहे हो आप उससे, वो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसके ऊपर बिल्ट हो रहा है, बच्चा बच्चा मेंटली रिलैक्स नहीं है, मेंटली फ्रीडम फील नहीं कर रहा है। दैट्स मतलब ट्रू, दैट्स एजुकेशन, ट्रू। एजुकेशन का मतलब होता है हम हमारी इनर सेल्फ ग्रो करें, हमारे अंदर जो इनर कैपेबिलिटीज हैं वो रिवील हुए बाहर, और हम उसको और एक्सपोज करें, और पूरी अर्थ को समझें, और अपनी सराउंडिंग को समझें, और उसके साथ जीना सीख लें, और अच्छे से मतलब अपनी जीवन जिंदगी जिए। बट अभी एजुकेशन सिस्टम क्या कह रहा है, अच्छे नंबर लो, अच्छा पैसा कमाओ, तभी आपका अच्छा जीवन हो जाएगा, मतलब लाइक कंप्लीटली एक अलग ही कंसेप्ट है। तो खैर, जो लोग एजुकेशन सिस्टम बदलने की सोचते हैं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है एजुकेशन सिस्टम बदलने का मतलब है कि ये पेपर कम हो जाएंगे, थोड़ा एग्जाम कम लिया करेंगे, है ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, थोड़ा कारपेंट्री सिखा देंगे कॉलेज में स्कूल में, है ना, तो पता नहीं एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा। बट एक्चुअली दैट इज नॉट द चेंज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये वो चेंज नहीं है जो एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स में काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक्चुअली में। तो सर लाइक मैं एग्जैक्टली। अभी आपसे तो अभी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने मुझे बताया कि आप कॉलेज के स्टार्टिंग में ही लाइक आप इतनी छोटी एज से, अब मैं भी, क्योंकि मेरा भी वैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इतनी छोटी एज से जब एक व्यक्ति ड्रग्स के कांटेक्ट में आता है, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आप इन सब चीजों को छोड़ पाओ, बिकॉज ये सारी चीजें आपके अंदर एक क्रेविंग पैदा कर देती हैं। आप ना चाहते हुए भी यू वांट दैट, बिकॉज जैसे एक होता है ना कि चाय नहीं छोड़ पाते कुछ लोग, सुबह उठते ही चाय चाहिए चाहिए, चाय के बिना तो वे काम नहीं करेंगे, तो ये भी क्रेविंग हो जाती है। तो आपने इस क्रेविंग को कंट्रोल कैसे किया, क्या ऐसी प्रैक्टिसेस थी, क्या ऐसी मतलब क्या ऐसा माहौल मिला जो आपने इन क्रेविंग्स को अपने कंट्रोल में लेके आया आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, क्या होगा, लेकिन ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। आजकल हम देख रहे हैं कि कितने यूथ्स हैं, स्पेशली इन स्कूल डेज, यू नो, बच्चे लोग हुक्का पीना शुरू कर रहे हैं, यू नो, इलेक्ट्रिक सिगरेट्स आ गई हैं, पता नहीं न जाने क्या क्या चीजें ऐसी आ गई जो वो शुरू कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी थिंग्स। वो अपने कुछ ऐसे, यू नो, अपने इंस्पिरेशन बना लेते हैं जो ये सब करते हैं, तो वो उन्हें देखकर इतने ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि ये चीज करना चाहिए, इससे हम थोड़ा ज्यादा, यू नो, ज्यादा अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे सबके सामने, हमारी थोड़ी इमेज बनेगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम बोल कैसे पाएंगे कि भाई मैं 4 सिगरेट पी लेता हूँ, भाई कल तो 2 बॉटल उड़ा दी। तो ये सब बोलने के लिए क्या है, इवन नॉट अबाउट बॉयज, इवन गर्ल्स ऑल्सो। मैं जब इंदौर में यस। पहली बार देखा कि एक लड़की सिगरेट पी रही थी, मेरा माइंड खराब हो गया, मतलब क्या हो रहा है भाई, ये क्या दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची। फर्स्ट टाइम देखा था मैंने, मतलब हम्म। लाइव, कि बच्ची सिगरेट पी रही है, थोड़ा सा लगा।
हालांकि ये सब चीजें तो हम सभी जानते हैं गलत है, और जो बेच रहे हैं वो भी बढ़िया चिपका के बेचते हैं कि देखो भैया कैंसर हो जाएगा, लेकिन क्या करे, मन है कि मानता नहीं। तो हम खुद से प्रयास करें तो बहुत अच्छा है, इन सब चीजों को रोकने का, इन सब चीजों को हटाने का खुद से प्रयास करें बहुत अच्छा है। लेकिन जब खुद से प्रयास करते करते हमें हमेशा असफलता मिले इन सब चीजों से दूर जाने के लिए, तब हमें ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों का सहारा लेना चाहिए जो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं और कुछ ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम करेले का जूस पीते तो हमें पता है करेले का जूस ही बेहतर होता है, किसी ने हमें बादाम शेक नहीं लाके दिया। अगर कोई बादाम शेक लाके पिला दे तो करेले का जूस फिर पता चल जाएगा कि कड़वा है। आपने भी ये फील किया होगा, जैसा आपने बताया कि आप भी पहले थोड़ा इन्वॉल्व थे यस इन यस सब चीजों डेफिनेटली में। डेफिनेटली डेफिनेटली बिकॉज दैट्स व्हाई मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इस चीजों की, बिकॉज लाइक मैं अपने मुंह मीठा मैंने ना खुद की तारीफ करने लग जाए, खुद को ही बता रहा मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। सो लाइक आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप किस तरीके से रिकवर किए, लाइक मैं इसलिए आपको बोला एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं नहीं, श्योर श्योर, ये अच्छा लगता है जब ऐसे बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं। जनरली बाहर ऐसा बोला जाता है कि दो पीने वाले हमेशा लॉयल रहते हैं, तो दो पी के छोड़ देने वाले भी हमेशा लॉयल रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो, तो ये सब जो चीजें मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब तक आपको वो बादाम शेक नहीं मिलेगा तब आपको एक करेला कड़वा नहीं लगेगा, आपको लगेगा करेले का जूस ही बताऊं सब कुछ है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं इंस्पायर ग्रुप में जब भोपाल में था फर्स्ट ईयर में, तब मैं इंस्पायर ग्रुप से कनेक्ट हुआ। वो बहुत सुंदर रूप से अलग अलग हॉस्टल्स में जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, और सबसे बड़ी बात वो सारे प्रिंसिपल्स कैरी करते हैं भगवत गीता को पकड़ के। तो ये मेरे लिए सबसे एक नई चीज थी यार, एक नया एक्सपीरियंस था कि मुझे सीखने को मिलेगा कुछ। वाह, एकदम वाह वाला एक्सपीरियंस था कि वाह मजा आ गया एकदम। क्योंकि ऐसी बातें कभी पहले सुनी नहीं थी, ऐसे प्रेजेंटेशन कभी दिए नहीं थे। तो जब वो देने आते थे तो उनको मैं बड़े ही ध्यान से सुनता था, वो जो जो बताते थे मैं फॉलो करने की कोशिश करता था। ऐसा लगता था कि नहीं वाकई में यार कुछ है, इस बात है इन सब चीजों में। तो उसका नाम था डिस्कवर यूर सेल्फ। और वाकई में हम सबको अपने आप को डिस्कवर करने की जरूरत है, हम अलग अलग लेयर से कवर्ड रहते हैं। तो जब मैंने वो अटेंड करा, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, मंत्रा मेडिटेशन होता था और बहुत सारे नॉलेजेबल बातें होती थी। तो वो मंत्रा मेडिटेशन में करने लगा, और जब वो मंत्रा मेडिटेशन मैंने करा तो उस टाइम पे मैं गालियां खूब देता था। ये सब तो ठीक था, नशा कभी कभी करते थे, सिगरेट भी हफ्ते में कम पीते थे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, लेकिन गाली मैं बहुत देता था। मतलब जितने मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करता था उससे ज्यादा मैं गाली देता था। गाली गाली में सब एक्सप्लेन करता था। तो मतलब वो गाली एक तरह से भाषा बन चुकी होती कि मैं कम्युनिकेट करूंगा तो गाली में ही करूंगा, केवल अपने घर वालों को और वरिष्ठ लोगों को छोड़कर। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि जरा सा गुस्सा आए तो मुंह से गालियां निकले। हो जाता है कभी कभी, आपके साथ भी होता होगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने वो मंत्रा मेडिटेशन फॉलो करा, तब मैंने ठाना कि अब जब भी मेरा गाली देने का मन होगा या गुस्सा आएगा या मुंह पे गाली आएगी तो मैं एक दो बार उसी मंत्र को रिपीट करूंगा। बिकॉज मंत्र का मतलब ये मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को पकड़ के रखे, मन को जो उठाए उल्टी सीधी चीजों से ऊपर करे। तो उसको जब फॉलो करा तो एक महीने में मेरी गाली छूट गई। ये मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन था कि जब ये प्रोसेस या फिर जो भी चीज ये बता रहे हैं इससे मेरी गाली छूट सकती है, तो मैं कितनी सारी नेगेटिव चीजों को पीछे कर सकता हूँ। एंड दैट टाइम द रियलाइजेशन केम एंड आई वाज वेरी डिटरमाइंड कि नहीं, पकड़ के रखना है अभी, अभी यहाँ से जुड़ना है। तो फिर मैं उनके संपर्क में आया, उनके साथ समय बिताया काफी ज्यादा। मैंने जब गीता पढ़ना शुरू करा तो ऐसा लगा कि अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए ही लिखी गई है, भगवान आए स्वयं हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली लिख के गए। ऐसी ऐसी बातें उसमें थी। जब पढ़ता था सुनता था तो ऐसा लगता था अरे सच में ऐसा होता है, हुआ है सच में ऐसा, 9th में हुआ, 11th में हुआ, अरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हुआ है, वाकई में सही बात कह रहे हैं। तो एक ऐसा पैकेज मिला जिसमें आप अगर बुरे हो तो अच्छे बन जाओगे, अच्छे हो तो और अच्छे बन जाओगे, डिमोटिवेटेड तो मोटिवेट हो जाओगे, उदास हो तो खुश हो जाओगे, खुश हो तो दूसरों को खुश कर दोगे। सो द गीता इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बो पैक। द टीचिंग्स ऑफ द भगवत गीता कंप्लीट है, उसके अंदर सारी चीजें। तो वो जब पढ़ना शुरू करा तो वो धीरे धीरे चेंजेस आए। और ये चेंजेस मैं सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से था। जब मेरे अंदर चेंज देखा लोगों ने तो मैं अपने आप में एक इंस्पिरेशन बना। ये
मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं बन गया। तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा था कि कल तक मैं बुरे काम कर रहा था तो कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज थोड़ा भी अच्छा काम करने लगा हूँ, थोड़ा भी चेंज देखा है पॉजिटिव, तो लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, और कुछ इसको बड़े लेवल पे करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो इवन यू कैंट इमेजिन, मैंने जो अभी अपना कम्युनिकेशन कोर्स डिजाइन करा है वो भी भगवत गीता से ही डिजाइन करा है। पहली ओके बार ओके इंग्लिश में भगवत गीता के माध्यम से सिखा रहा हूँ। ओके ओके। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर मैं आपसे एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक जैसे आपने बीटेक कर ली थी और आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफी खराब थी, और अभी भी आपने रिसेंटली बताया कि लॉकडाउन में भी काफी खराब हो रही है कंडीशंस आपकी। तो इतनी खराब कंडीशंस होने के बाद भी आपने कैसे ये डिसीजन लिया कि मुझे अब बीटेक के बाद जॉब ना चूज करके आई हैव टू, मतलब हैव टू डू द बीएड, एंड मुझे अब टीचर बनना है। तो ये मतलब आपने फिर अपने दोबारा से अपने ड्रीम की तरफ कह सकते हैं, या फिर अपने दोबारा ये पूरा कंसेप्ट चेंज क्यों किया? मतलब जनरली लोग बीटेक के बाद बीएड करना पसंद मतलब लाइक एमबीए करने जाने चले चले जाते हैं लोग, ताकि कॉर्पोरेट में और अच्छी जॉब मिल सके। सो ये आपने किस तरीके से अपने आप को, मतलब आपकी क्या थिंकिंग प्रोसेस था इस समय, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे। ये वाकई में एक बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो ठीक है, हमारे करीबी लोग समझते हैं कि क्यों किया जा रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उनको ताने मारने के लिए एक और चीज मिल जाती है कि भैया इनसे कुछ हुआ नहीं है इसलिए ये बीएड कर रहे हैं, इनको कोई नौकरी मिली नहीं। तो सबसे पहले मैं इस हम्म पॉइंट को क्लियर करना चाहूंगा, जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ मैंने जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया। हम्म तो ये मैं उनको जवाब दे रहा हूँ जिनके मन में ऐसा लगता है कि नहीं भाई, नौकरी नहीं मिल रही थी तो बीएड कर लिया कि चलो कुछ नहीं तो टीचर ही बन जाए। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत। कहने की बात है। आजकल तो उन बच्चों को भी नौकरी मिल जाती है जो पर्चियों से पास हुए होते हैं पूरे 4 साल बीटेक में, जिनको बीटेक का पता ही नहीं होता बीटेक होती क्या है, वो भी उनको भी नौकरी मिलती है एग्जैक्टली, आजकल। हाँ जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। तो ये हम्म पहला पहला मैंने जो मन में सवाल आया होगा, जो भी देख रहे होंगे वीडियो, उनको जवाब दिया। अब दूसरा जवाब ये है कि जब मैं बीटेक कर रहा था उसी टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद मैंने सोचा था मैं होटल मैनेजमेंट करूं। लेकिन जैसा मैंने हम्म आपको बताया, परिस्थिति बदली, घर वालों के दबाव में मैं तो इंजीनियरिंग करना पड़ी। मैंने करी नहीं है, हो गई है मेरी इंजीनियरिंग। तो इस हम्म तरह से जो हुआ, तो मन में इंजीनियरिंग करने का कोई उत्साह नहीं था। सिर्फ हम पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत, भगवान की कृपा से बुद्धि थी तो पास हो जाते थे, 8 पॉइंटर कुछ ऐसे बन जाते थे, ज्यादा कुछ हम्म मेहनत नहीं लगती थी। लेकिन मन में था कि कुछ और करना है, और कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों की मदद हो। हम्म तो मैंने फिर अपने आप का जीवन देखा कि मैंने कैसा जीवन बिताया है, क्या बचपन में मुझे वो चीजें मिल पाई है नहीं मिल पाई है। तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विडंबना में होंगे। हो सकता है वो हम्म अपने पेरेंट्स के सामने बात नहीं रख पा रहे होंगे, तो मैं एज एन एजुकेटर उनके सामने जाऊं, उनकी मदद करूं। हम्म पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा कमाना केवल एक उद्देश्य नहीं है। जरूरत पूरता पैसा आ जाए जिससे हमारा रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज चल जाए, और बाकी जो जीवन है वो क्या हम दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, ये दिमाग में चलता रहता था। तो मैंने सोचा कि शायद टीचिंग प्रोफेशन प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ और कुछ बेहतर कर सकता हूँ। तो हम्म मैंने इसमें स्विच किया, और मैं अपने लास्ट ईयर में होम ट्यूशन पढ़ाने लग गया था। एक बहुत अच्छे घर में, यहाँ पे एक सेज ग्रुप है, वहाँ के ग्रुप डायरेक्टर है, उनके बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला। तो मैंने हम्म पढ़ाया। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ, जब उनका रिजल्ट अच्छा बना, बहुत अच्छा रिजल्ट आया बच्चों का, तो मेरे मन में एक अंदर से मोटिवेशन आई कि नहीं यार, मैं टीचर बन सकता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ सिखा सकता हूँ। और हम्म तो वहाँ वो अप्रिसिएशन ने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया। तो मैंने तुरंत सोचा कि अब मुझे कहीं अप्लाई नहीं करना है। लेटेड भी मेरी उम्र भी कम है, 21.5 साल में मेरा इंजीनियरिंग हो गया। तो मैंने सोचा कि एज के साथ साथ अगर मैं अभी डिसीजन ले लूंगा तो मैं आगे बहुत बेहतर कुछ कर पाऊंगा। तो हमें लाइफ में ओके। जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए, हमारे इमोशंस को मैनेज करके, ताकि हम सही ट्रैक पर आ जाए। तो वो मैंने किया, और मैंने तुरंत बीएड में स्विच किया, वहां पे बहुत सारी चीजें सीखी, और वहीं से फिर ये आपसे मिलना और अभी जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये बीएड में ही आ पाया, बीएड के बाद ही हो पाया। तो एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट था, मेरा एक अच्छा डिसीजन था, ये मैं खुद को कहता हूँ। मेरे हिसाब से अगर ये कोई वीडियो पूरी देखता है और इन शॉर्ट अगर आगे जाके हम कुछ शॉर्ट्स भी डालते हैं इस वीडियो के, आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स के लिए आई ओपनिंग होगा। बिकॉज अब मैंने देखा है कि लाइक पहले ऐसा होता था, शायद मे बी आज से कुछ 6 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा हो सकता था कि लाइक यू हैव टू लुक एट योर फैमिली कंडीशंस एंड ऑल एंड दैट।
बट अभी क्या है, करियर ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं, एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है, लाइक मनी इज नॉट ए बिग डील अभी के जमाने में, अगर आपको पैसा कमाना है तो। बिकॉज आप अगर पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आप हजारों तरीके से पैसा कमा सकते हो और आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो। इट डजंट मीन कि आप इंजीनियर हो तो आपको इंजीनियर नहीं, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे बस इंजीनियरिंग कर रहे हैं बिकॉज इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि उनको पता नहीं है इंजीनियरिंग क्यों करनी है। तो कई बार चलो बोलते, अभी कल ही मेरी एक टीचर से बात हो रही थी, फैकल्टी है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो बता रहे थे कि मतलब जैसे बता रहे हैं ना कि आजकल इंजीनियर इंजीनियर नहीं है, बाकी सब कुछ है। वो इंजीनियर नहीं है, वो बीटेक करके निकल रहा है वो, बट वो इंजीनियर नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी उतनी फैसिलिटी नहीं है, उतना उतना कह सकते हैं हम लोग की, कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट जो अच्छे हैं उनको अच्छा मिल गया। जो मिडिल और लोअर वाले कॉलेजेस हैं वो बच्चे बस, मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे, गांव वाले गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे पास होके नहीं निकलते, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो वैसा ही हाल है अभी, मतलब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। लाइक लाइक बहुत कुछ है जो चेंज करने वाला है और बहुत कुछ है जिसमें जिसमें बदलाव लिया लेके आ जा सकते हैं। तो सर लाइक इस इंटरव्यू के एंड करते समय मैं बस आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लाइक लाइक होता ना कि हमने अपनी लाइफ के जितनी भी जर्नी अभी तक अर्थ पे स्पेंड करी है, हमारे 25 ईयर और 26 ईयर और 27 ईयर जितने भी अभी तक हमने अर्थ पे स्पेंड कर लिए हैं, सो इस पूरी लाइफ ड्यूरेशन में आपकी कुछ ऐसी लर्निंग्स रही हो जो आपको लगता है कि अभी भी मेरे साथ हैं और मैं जीवन भर इनको साथ में लेके चलूंगा और मैं आज इनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जी रहा हूँ, और अगर ये कोई और भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जिएगा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो ऐसे कुछ लर्निंग्स आप बता सकते हैं? एग्जैक्टली exactly, मैं इतना बड़ा तो नहीं कि मैं कुछ इस तरह से किसी को बता पाऊं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ में, मैंने कम उम्र में बहुत सारी चीजें महसूस करी, एक्सपीरियंस किया है। तो उस अनुभव को जैसे मैं थोड़ा सा साझा करूंगा कुछ केंद्र बिंदु रखकर। सबसे पहला कि परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, तो हमें कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ खुद को एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर वो कैलिबर है तो हम कर देंगे, और अगर नहीं है तो हमें उस लायक बनना चाहिए कि हम वो कुछ कर पाए, उस चीज को फोड़ पाए, उस चीज को क्रैक कर पाए। और हर चीज एज अ चैलेंज के रूप में आती है, चाहे वो आपके रिलेशंस हो, चाहे आपकी स्टडीज हो, चाहे आपकी करियर हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। लाइफ में अगर कोई गुस्सा भी हो रहा है ना आपसे, तो वो चैलेंज है भाई, आपको मनाना है, अब ये आपके लिए चैलेंज है। तो सोचिए, मतलब छोटी सी बात है, कोई गुस्सा हो गया तो वो भी एक चैलेंज है कि नहीं, अब आप कैसे मनाएं। आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, चैलेंज है। तरीका हर चीज का है, बस उस तरीके से मैच करना चाहिए। तो मैंने मेरी लाइफ में हमेशा एक चीज करी है, मैंने कभी भी किसी चीज को बुरा ना फील करके, बुरा तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज होती है हमारे साथ, कोई कुछ कह देता है, जॉब नहीं मिलती है, रिजेक्शंस होते हैं। मैंने 22 रिजेक्शंस फेस करे लॉकडाउन में, जब हमारे पास खाने तक के कुछ सामान नहीं था। तो सोचिए, ऐसी परिस्थिति थी। तो वो एक चैलेंज था कि नहीं, आज अगर हमारे अंदर कुछ है तो हम वहां से उठेंगे, प्रयास करेंगे, लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो मैं 4 लाइनें मैंने उस टाइम पे लिखी थी, तो मैं वो 4 लाइन से ही हो सकता है आप तक वो मैसेज पहुंचा दूं कि अपनी शुरुआत को शुरुआत दो, रुके नहीं रहो, अपनी शुरुआत को शुरुआत दो, अपने सपनों को खामोशी से आगाज दो। अपनी शुरुआत को शुरुआत दो, अपने सपनों को खामोशी से आगाज दो। चुप रहे तो दफन हो जाओगे, चुप रहे तो दफन हो जाओगे, मिलेगी मंजिल, बस खुद को एक सवाल दो। तो खुद को सवाल देना जरूरी है। द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। तो जैसा प्रश्न आप खुद को देंगे, जैसा प्रश्न नेचर को देंगे, वैसा ही उत्तर नेचर देगा, वैसा ही इंटेलिजेंस आपको उत्तर देगा, और वैसे ही लोगों से आपको उत्तर मिलेगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कभी भी नेगेटिव क्वेश्चंस ना पूछे, हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछे। एग्जैक्टली। दूसरी बात, कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी थमना नहीं है। ऑलवेज बी अ री लर्नर। हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में, हर चीजों में सीखते रहो बस। क्योंकि सीखते रह रहे हैं, दैट मीन्स हम इंप्रूव करना चाहते हैं, हम कुछ और बेहतर होना चाहते हैं। तो अपने जीवन में छन्नियां होना चाहिए, एक के बाद एक छन्नी लगाना चाहिए, ताकि जब हम हमारे जीवन को उससे छाने तो सारी हमारी कमियां वहीं पर रह जाए और हम पूरे ताकत के साथ आगे बढ़े, हम पूरे रिफाइन होते जाए। तो रिफाइनिंग प्रोसेस चलती रहना चाहिए। और
एक और मैं 4 लाइन से और अपनी बात साझा करना चाहूंगा, आखिरी के जो मैं पॉइंट है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कि समस्या या फिर समय ये कभी भी बदल सकता है, ये कभी भी समान नहीं रहता। आज अच्छा है तो कल बुरा है, कल बुरा है तो आज अच्छा है, या फिर आगे जाके ऐसी परिस्थितियां चेंज होती रहेंगी। तो ये 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी लाइन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा सार दे रहा हूं आपको, कि समय अभी दूर है, समय अभी दूर है, समस्या भरपूर है, समय अभी दूर है, समस्या भरपूर है, और रास्तों पर हैं हम, रास्तों पर हैं हम, मंजिलें कुछ और है। समय अभी दूर है, समस्या भरपूर है, रास्तों पर है हम, मंजिलें कुछ और है। अब ध्यान से सुनिएगा, बदल जाते हैं राही अक्सर अपनी मंजिल से पहले, बदल जाते हैं राही अक्सर अपनी मंजिल से पहले, हम क्या वो तो नहीं जो कोई और है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत डीप तो मीनिंग है सर इसमें। लाइफ में हमेशा किसी से कंपेयर ना करें और दूसरों की तरह ना बने, आपके अंदर यूनिक कुछ है, आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इधर अमरजीत जी ने चालू करा ये लव गोल्स यूनिवर्सिटी, हमने रीलर्नर चालू करा, ऐसे तमाम चीजें लोग अपनी अपनी शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने में क्या मजा है, शुरू करने में ये मजा है कि अगर कुछ थोड़ा सा भी होता है ना तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं सही कह रहा हूँ अमरजीत जी? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। कुछ हम भी अगर थोड़ा सा थोड़ा भी सा कुछ है बहुत। करेंगे हाँ, एग्जैक्टली। तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है कि अरे कुछ अचीव कर लिया हमने, क्योंकि हमने खुद से कुछ किया। हम्म। तो ये कुछ 4 4 लाइनें मैं अपने जीवन की थोड़ी सी ऐसे उतारता रहता हूँ, ताकि संक्षिप्त में सब कुछ मैं बता पाऊँ, शॉर्ट में मैं सब चीजें कह पाऊँ, और यही मेरा तरीका है। नहीं, बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया था ना, जब आपसे बात कर रहा था, मैं आपको बताया था कि आपकी ये क्वालिटी, बुक रीडिंग करना और बहुत देर तक बुक रीडिंग करते रहना, मतलब ये बहुत कम लोगों में है। और आप ऐसे लिख रहे हो, इस मीन्स आप आपकी थॉट्स बहुत डीप हैं, मतलब डीप सोचने वाले व्यक्ति हो। तो इससे पर्सनैलिटी पता चलती है व्यक्ति की कि हाँ, आदमी कितना डीप सोचता है और कितना पेशेंस है उसके अंदर चेंज लेने का। क्योंकि बुक्स वही पढ़ पाते हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है अपने आप को बदलने का। नहीं तो फिर मेरे जैसे वीडियो देख लेते हैं, फटाफट बदल जाए। फिर 5 मिनट बाद वही हरकत कर रहे होते जब वीडियो से पहले कर रहे थे। नहीं नहीं, तो ये इट्स लाइक। बात नहीं है, जो आप कर रहे हैं इसके लिए भी डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। नहीं तो इस तरह से लगे रहना, मैंने देखा कि इतनी बार लाइट चले गया, बारिश हुआ, लेकिन फिर भी भिड़े हुए नहीं, करना है, सुबह उठना है, रात को उठना है, ये करना है। लगता है भाई कुछ है अंदर, कुछ वो आग लग रही है। मैं जनरली विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करता हूँ, तो उनकी कुछ बातें ऐसी जो लाइफ में वाकई मजेदार है। कहते हैं कि पिछवाड़े में आग नहीं लगना चाहिए, सीने में आग लगना चाहिए, तो इंसान कुछ कर पाएगा। तो वो सीने में आग दिखती है जब कोई कुछ करता है, तो वो आग आपके अंदर दिख रही है। तो ऐसा नहीं है, आपने जो सीखा आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आपने आज इतना अच्छा, बहुत सारी अपनी लाइफ लेसन्स शेयर की हमारे साथ, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की। बहुत ही कम लोग करते हैं ये चीज, और इसके लिए रियली करेज चाहिए कि आप अपनी कमियों को, आप अपने फेलियर्स को एक्सप्लेन कर रहे हो लोगों के सामने। स्टिल इफ यू आर नॉट दैट मच सक्सेसफुल, जितना एक सोसाइटी सक्सेसफुल वर्ड को प्रायोरिटी या फिर बहुत ही उसको मतलब श्रृंगार के प्रस्तुत करती है सामने, स्टिल उतना करेज होना कि आप अपनी जर्नी के टाइम पे भी आप अपने लोगों को एक्सप्लेन करो अपने आप को, दैट इज रियली लाइक वंडरफुल। एंड थैंक यू सो मच, आपने सब बताया हमें। हाँ, बस मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा अंत में, कि सक्सेस लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए पैसा सक्सेस है, कोई लड़की को मना लेता है, पटा लेता है, तो उसके लिए वो सक्सेस है ना। बिल्कुल चोर के बिल्कुल। लिए अगर वो चोरी कर ले तो वो सक्सेस है। लेकिन मैं हमेशा सक्सेस की एक डेफिनेशन रखता हूँ कि अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ और वो थोड़ा सा भी मुस्कुरा देता है मेरे चलते, तो मुझे लगता है कि आई एम सक्सेसफुल। क्योंकि मैं एज एन एजुकेटर जब बच्चों के सामने जाता हूँ तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है मेरे बिना कुछ बोलने से। तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन सफल है, कि चलो ये हंस तो दिए मेरे कारण। बहुत बाकी सब बढ़िया, अपनी बहुत जगह ठीक है। ओके। तो थैंक यू सो मच अमीरजीत जी, आपने बहुत सुंदर रूप से बुलाया और ऐसे प्रश्न पूछे कि मुझे भी एक अंदर से रिवॉल्यूशन मिला। खुद के बारे में मैं और ज्यादा अवेयर हो पाया, मैंने खुद के लिए सोचा काफी लंबे समय बाद। तो ये वाकई में बहुत सुंदर रूप से प्रश्न थे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, थैंक यू।